नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं मौर्य साम्राज्य पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, जिनमें हम सर्वप्रथम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार और उसके बाद में सम्राट अशोक और अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य के भी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम है, इसके वंश का नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता का नाम, युद्ध कौन से प्रसिद्ध हैं, और अगर पूछ लिया जाए कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जो इंटरनेशनल जो संधि हुई है, इंटरनेशनल विवाह हुआ है भारत का प्रथम, उसकी जानकारी भी आपको पूछी जा सकती है। उनके धर्म के बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। तो शुरू करने जा रहे हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की डिटेल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला, कितने समय तक चला, अपने लिए सर्वप्रथम यही सवाल निकलता है। तो सर्वप्रथम हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनका शासन शुरू होता है 323 ईसा पूर्व से लगाकर यह शासन चलता है 298 ईसा पूर्व। मगध की राजगद्दी के ऊपर इन्होंने 323 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा तक शासन किया। बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से संबंधित। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म बताया जाता है, यह बताया जाता है 345 ईसा पूर्व में। जन्म 345 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो इनका जन्म बताया जाता है पीपली वन। पीपली वन जो है, जिसे मयूर देश के नाम से भी जाना जाता है। पीपली वन में मयूर देश, अर्थात मयूर देश में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बताया जाता है? जन्म बताया जाता है। तो जन्म की बात हमने कर ली है, तो अब हम बात लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, अगर बात करें हम वंश की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का वंश बताया गया है ऐतिहासिक ग्रंथों में वृषल। वृषल का अर्थ होता है साथियों निम्न कुल वाला। निम्न कुल वाला वृषल बताया गया है। और किस ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का अर्थात भील बताया गया है? तो नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ, जिसके रचनाकार का नाम है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश के नाम से व्यक्त किया है? इसे भील जाति का बताया। किस जाति का? भील जाति। भील जाति का बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनकी माता का नाम क्या बताया जाता है? तो माता का नाम बताया जाता है मूरा। मूरा से याद आया कि यह जो वंश हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मौर्य डायनेस्टी, अर्थात इस वंश का जो नामकरण है भारतीय इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों जो अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इनमें एक तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का माँ का नाम मूरा होने के कारण मूरा से बदलकर इस वंश का नाम क्या रखा गया है? मौर्य रखा गया। और दूसरे इतिहासकार बताते हैं कि यह जहां जिस क्षेत्र से इस वंश का पनपना शुरू हुआ, अर्थात मयूर देश, मोर ज्यादा होने के कारण इस वंश का नाम, इस जगह पर जो नाम पड़ा है, इसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो शासकीय चिन्ह, हमने पहले बात कर ली है, शासकीय जो चिन्ह देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य का, वह बताया जाता है मयूर। क्या बताया जाता है? मयूर बताया जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके पिता का नाम कई सारे इतिहासकार बताते हैं नंदराज, और कई सारे ऐतिहासिक जो तथ्य, इनके पिता का नाम बताया जाता है सर्वसिद्धि मौर्य। अन्य नाम सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि
मौर्य के नाम से इनके पिता का नाम बताया जाता है। तो माता का नाम देख लिया हमने, पिता का नाम देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं यह भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट। भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट कौन था? तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका धर्म क्या बताया जाता है, धर्म की किस शाखा को इन्होंने अपनाया था। चूंकि साथियों हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म हमें अलग जानने को मिलेगा, बिंदुसार का धर्म हमें अलग जानने को मिलेगा और सम्राट अशोक का जो धर्म है वो भी हमें अलग जानने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनका जो धर्म बताया जाता है वो बताया जाता है जैन धर्म। जैन धर्म की किस शाखा को मानने वाले थे? तो जैन धर्म की दिगंबर शाखा के अनुयायी बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा किससे हासिल की? तो दीक्षा हासिल की है भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल की थी। यह जानकारी हमें डिटेल किस में पढ़ने को मिलेगी? तो नाम आता है परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ के अंदर यह जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बताया जाता है। अब हम बात करते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सम्राट बना था मगध साम्राज्य का, तो सर्वप्रथम इसके दो हाथ हुए हैं नंद शासक घनानंद के साथ में। अब घनानंद जो है यह डिटेल हमें और क्या क्या बताती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सर्वप्रथम जो युद्ध है घनानंद के साथ में हुआ और घनानंद जो हैं इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से पराजित करके इसको मृत्यु के घाट उतार दिया और 323 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी के ऊपर राजा बनकर उभरा। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इसके साम्राज्य विस्तार की। तो साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक बताया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक बताया जाता है? और शासक बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को अपना सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बनाया था? वो भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार बताया जाता है हिमालय से मैसूर तक इनका मौर्य साम्राज्य फैला हुआ बताया जाता है। और सर्वप्रथम इन्होंने किस एरिया को अपना समृद्ध बनाया, शक्तिशाली बनाया? तो नाम आता है पंजाब। अगर पूछ ले साथियों कि पंजाब का पुराना नाम क्या है? तो पंजाब का पुराना नाम बताया जाता है मध्य देश। क्या बताया जाता है? मध्य देश बताया जाता है पंजाब का। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेना की जरूरत पड़ी। किसकी? सेना की जरूरत पड़ी है। तो सेना के बारे में वर्णन कौन करता है? तो वर्णन करने वाला जो इतिहासकार है उसका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना बताई जाती है यह चतुरांगिणी सेना का जिक्र करता है। कैसी सेना का? चतुरांगिणी। कितनी सेना थी? 6.5 लाख, 6.5 लाख सेना थी। और कैसी सेना बताई जाती है? चतुरांगिणी, 4 अंगों वाली सेना बताई जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रथी, उसके बाद में नाम आता है हस्ती, उसके बाद में नाम आता है पैदल और पैदल के बाद में सेना का एक और भाग आता है जैसे रथी हो गया, हस्ती हो गया, पैदल हो गया और पैदल के बाद में अश्वरोही। ये सेना के 4 प्रमुख क्रम बता दिए हैं किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6.5 लाख सैनिकों की सहायता से
गणानंद के वंश का पतन किया, साथ ही अपनी शक्तिशाली सुदृढ़ स्थिति प्रस्तुत की है मगध साम्राज्य के ऊपर। बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या हमें देखने को मिलता है, तो प्रधानमंत्री का नाम बताया जाता है चाणक्य। चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य जो हैं यह तक्षशिला, क्या नाम, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या हुआ करते थे, प्राचार्य हुआ करते थे, जो अपनी कूटनीतियों में माहिर थे। और कूटनीतियों के साथ में इन्होंने अपना जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जाननी थी। तो बात हमने प्रधानमंत्री की कर ली है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो प्रधानमंत्री के बाद में बात कर लेते हैं प्रसिद्ध युद्ध की। तो इनका युद्ध किसके साथ में होता तो समय बताया जाता है 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य वैसे यूनानी सिकंदर महान का जो सेना नायक था उसका नाम बताया जाता है सेल्यूकस निकेटर के मध्य ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व के अंदर। चूंकि यह जो युद्ध है इसकी परिणति अर्थात किसके ऊपर आकर रुकता है, संधि के ऊपर। संधि जो इन दोनों पक्षों में होती है यह भारत की पहली इंटरनेशनल संधि, भारत की सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय, कैसी संधि थी ये, अंतरराष्ट्रीय संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अब संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में विवाह अर्थात वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। अब वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए गए हैं, वैवाहिक संबंध जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसका नाम कार्नेलियन बताया जाता है, तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ में करना बताया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेना का विवाह किया। और यह फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिड या विवाह के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस नाम से जाना जाता है, तो वो विवाह हुआ था आपके हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो ये विवाह है इसकी जानकारी हमने ले ली। जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, संधि वार्ता के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रदेश जो सिंध प्रदेश के अंदर जीते हुए थे उन्हें वापस पुनः लौटा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में गिफ्ट के तहत 500 हाथी और उपहार भेंट किए हैं सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की डिटेल हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम हमें क्या देखने को मिलता है। यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, तो यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम हमें देखने को मिलता है इसे सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सैंड्रोकोट्स के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है, तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था इसमें एक जगह का नाम सौराष्ट्र जिसे गुजरात प्रांत के नाम से जाना जाता है। अब सौराष्ट्र जो है इसका एक गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर जिसे राज्यपाल भी आप कह सकते हो, राज्यपाल का नाम बताया जाता है आपके पुष्यगुप्त। इनका जो राज्यपाल का जो जिक्र हमें देखने को मिलता है इसका नाम है पुष्यगुप्त के द्वारा जो ऐतिहासिक झील का निर्माण करवाया गया था। पुष्यगुप्त जो है यह वैश्य जाति से संबंधित था और पुष्यगुप्त की देखरेख में जिस झील का निर्माण हुआ है उसे सुदर्शन झील
के नाम से जाना जाता है। अब सुदर्शन झील जो है ये कहाँ पर थी? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के अंदर, जिसका समय समय पर पुनर्निर्माण करवाया गया। इसमें गुप्त शासक स्कंद गुप्त का भी नाम आता है, शक शासक रुद्रदमन का भी नाम आता है, जो इनके पुनर्निर्माण के अंदर ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। सुदर्शन झील के किनारे कौन सा प्रसिद्ध अभिलेख हमें जानने को मिलता है? तो नाम आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा के अंदर लिखा गया? तो संस्कृत भाषा के अंदर जूनागढ़ अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य सेटल्ड कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो उत्तर भारत के अंदर कौन सी कंडीशन सामने आती है? तो जब शासक बना है, अपना शासन स्थापित कर लिया, तो उत्तर भारत जो है साथियों यहाँ पर निरंतर 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। ये जो 12 वर्षों तक अकाल पड़ा है, इसे दुर्भिक्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। दुर यानी बुरा, भिक्ष यानी भिखारी, भिखारी से बुरा जनता की हाल हो गए, इसके कारण इसे दुर्भिक्ष काल के नाम से जाना जाता है। किसके शासन काल में पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 12 वर्षों तक निरंतर अकाल पड़ा, जिसे त्रिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें चारा, अन्न और पानी तीनों जो बहुमूल्य वस्तु हैं, इनका क्या पड़ गया? हास हो गया, कमी पड़ गई, जिसके कारण 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इसने दिगंबर संत भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चूंकि अपनी जनता का ऐसा बुरा हाल देखकर चंद्रगुप्त मौर्य से रहा नहीं गया, उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ में उत्तर भारत को त्याग कर, किसको? उत्तर भारत को त्याग कर ये कर्नाटक आ गए। कहाँ आ गए प्यारे विद्यार्थी साथियों? कर्नाटक। अब कर्नाटक में आ गए हैं। कर्नाटक आने के बाद में कर्नाटक में जो जगह बताई जाती हैं, नाम है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। यहाँ आकर कुछ दिन रहने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वरण किया। अन्न जल त्याग कर जैन धर्म जो मृत्यु का वरण किया जाता है, उसे शल्लेखना विधि के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनकी मृत्यु का डिटेल हम पढ़ लेते हैं। मृत्यु जो है इनकी 298 ईसा पूर्व में किस विधि के तहत इन्होंने मृत्यु का वरण किया? तो नाम आता है सल्लेखना। क्या नाम? सल्लेखना विधि से इन्होंने मृत्यु का वरण किया। श्रवण बेलगोला जो है, यहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? बाहुबली की प्रतिमा है। जैन धर्म के अंदर जो प्रथम जैन तीर्थंकर हुए, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, इनके पुत्र हुए थे, जिनका नाम था आपके बाहुबली, जिनकी याद में यह प्रतिमा बनाई गई, जिन्हें अर्ध तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रतिमा है पाषाण निर्मित है, 40 फीट लंबी है, और हर वर्ष इनका दुग्धाभिषेक से इनका जो है इनका अभिषेक किया जाता है। तो बाहुबली प्रतिमा के नीचे चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्न जल त्याग कर मृत्यु का क्या कर लिया साथियों? वरण कर लिया। और जब मृत्यु का वरण कर लिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो समाधि देखने को मिलती है, कर्नाटक का ही जगह बताई जाती है, नाम है मैसूर। क्या नाम? मैसूर। मैसूर स्थित चंद्रगिरी पर्वत, मैसूर स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य की क्या बनाई गई है? समाधि बनाई गई है। ये नया सवाल है आपके लिए, पूछा जा सकता है। और अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मंदिर कहाँ बनाया गया, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से जाना जाता है, जो इसी पर्वत के ऊपर बनाई गई थी, जिसका नाम है, मंदिर लिख लेते हैं हम, मंदिर बराबर चंद्रगुप्त बस्ती। मंदिर को चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो
तो साथियों हमने चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली, वर्णन कर लिए। सवाल एक भी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का हमने शासन काल देख लिया और इसके साथ में जन्म कहाँ हुआ, वंश किस नाम से जाना जाता है, कहाँ वर्णन पढ़ने को मिलता है, क्या बताया जाता है इनका वंश, माता का क्या नाम बताया जाता है, पिता का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, जैन धर्म की किस शाखा के अनुयायी बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, साथ ही इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथियों हमने वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का भी हमने वर्णन किया। साथ ही प्रधानमंत्री चाणक्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी हमने पढ़ी, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे। और 305 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ है, इसकी डिटेल भी हमने पढ़ी। साथ ही सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण जो है, इसकी डिटेल भी हमने पढ़ी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की भी चर्चा हमने कर ली। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार को किस नामों से जाना जाता है, बिंदुसार जो हैं इनकी पत्नियों का बिंदुसार की माँ का क्या नाम बताया जाता है, बिंदुसार की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं वो हमें किस प्रकार से जानने को मिलती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन छोटी सी एक घटना मैं और बता देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, कि चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य के संपर्क में आया, शस्त्र शास्त्र विद्या से जब वो संपूर्ण हुआ, तब अचानक से छोटी सी सेना से ही वो जाकर भिड़ गया है घनानंद से। अब घनानंद से भिड़ गया है, घनानंद के बीच खेमे में जाकर उसने अटैक किया और हार का मुंह देखना पड़ा। और हार का मुंह देखने के बाद में भागना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। और भागते भागते जब वो किसी जंगल में पहुंचा है, तब उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर जाकर देखता है कि छोटा सा परिवार जो उस समय खाना खाने के तैयारी में था। चंद्रगुप्त मौर्य फटे पुराने कपड़ों के अंदर जब उस परिवार को दिखाई दिया, तो उस परिवार ने चंद्रगुप्त मौर्य का आदर सत्कार किया। साथ ही गरम सत्तू उसे थाली में परोसा गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भूख प्यास से व्याकुल, उससे रहा नहीं गया और हाथों हाथ थाली के बीचों बीच उसने खाने के लिए हाथ डाला, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ जल गया। लेकिन उसी झोंपड़ी में बैठे हुए एक बालक को खाना खाते हुए देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या देखता है कि थाली है उसको कट से वो बालक खाना खा रहा है। तब जाकर चंद्रगुप्त मौर्य सचेत हुआ कि मुझे डायरेक्ट जाकर घनानंद की सेना से नहीं भिड़ना था, उसके सीमांत प्रदेशों को सर्वप्रथम जीतना था। इस प्रकार सीमांत प्रदेशों को जीतते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो शासन है उसको स्थापित किया है मगध की सरजमी पर। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का जो माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्रों का वर्णन आदि हम जानेंगे। साथ ही बिंदुसार के दरबार की शोभा, सीरिया, और साथ ही हम बात करेंगे मिस्र के शासक के द्वारा जो भेजे गए दूत हैं उनके बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी हम जरूर लेंगे। साथ ही बिंदुसार को और किन किन नामों से जाना जाता है इसका भी हम विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं बिंदुसार के बारे में ऐतिहासिक जानकारी। बिंदुसार जो हैं दूसरा शासक, जो मौर्य साम्राज्य का दूसरा प्रतापी शासक, जिनका शासनकाल अगर देखें हम तो 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। बात करें बिंदुसार की, अगर माता का नाम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो माता का नाम हमें देखने को मिलता है दुर्धरा। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनकी एक पत्नी का नाम हेलेना या फिर कार्नेलियन भी बताया जाता है, चूंकि इनके ऐतिहासिक ग्रंथों में इनसे उत्पन्न पुत्र का जिक्र हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। तो माता का नाम हमने जान लिया है दुर्धरा,
पिता स्वाभाविक है चंद्रगुप्त मौर्य। बात कर लेते हैं बिंदुसार की पत्नी का नाम। तो बिंदुसार की जो सबसे ऐतिहासिक जो जानकारी से जो पत्नी का नाम बताया जाता है उसका नाम है आपके, जो नाम देखने को मिलता है सुभद्रागी। क्या नाम? सुभद्रागी। सुभद्रागी। सुभद्रागी क्यों इतना इनको इंपॉर्टेंट बताया जाता है? क्योंकि सुभद्रागी ही वह उनकी पत्नी थी जिनके पुत्र का जिक्र मिलता है। पुत्र का नाम हमें देखने को मिलता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की नाम माँ का नाम बताइए तो नाम आता है सुभद्रागी। अब हम बात कर लेते हैं कि बिंदुसार जो है इनका अन्य नाम क्या क्या देखने को मिलता है। चूंकि साथ में बता देता हूं आपको कि बिंदुसार को जो साम्राज्य विरासत में मिला था, इन्हें ज़्यादा भागदौड़ या फिर ऐतिहासिक युद्ध लड़ने नहीं पड़े थे। तो बिंदुसार के जो अन्य नाम हमें देखने हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है सिंहसेन। तो सिंहसेन जो है बिंदुसार का नाम कहाँ पर व्यक्त होता है? तो सिंहसेन ये नाम हमें जानने को मिलता है पुराणों के अंदर। पुराणों के अंदर बिंदुसार का नाम हमें देखने को मिलता है सिंहसेन। और उसके बाद में एक और नाम देखने को मिलता है बिंदुसार का, इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात जो बिंदुसार का नाम हमें देखने को मिलता है, ये किन साहित्यों के अंदर देखने को मिलता है? तो नाम आता है यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्यों के अंदर बिंदुसार का नाम अमित्रघात का घात देखने को मिलता है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला इन्हें बताया जाता है। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, इनमें सबसे पहले नाम आता है चाणक्य का। सबसे पहले नाम चाणक्य। चाणक्य के बाद में दूसरा जो इनका प्रधानमंत्री बना उसका नाम बताया जाता है राधागुप्त। राधागुप्त दूसरा नाम बताया जाता है जो प्रधानमंत्री बना। और तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो बताया जाता है खल्लाटक। खल्लाटक इनका तीसरा और अंतिम प्रधानमंत्री बना था। चूंकि खल्लाटक जो है यह 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मंत्री परिषद को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नाम है परिषा। मंत्री परिषद को परिषा के नाम से जाना जाता था। और इस मंत्री परिषद का क्या हुआ करता था? खल्लाटक अध्यक्ष बताया जाता है। तो हमने बिंदुसार के प्रधानमंत्री का भी लेखा जोखा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार के धर्म के बारे में। तो बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी बताया जाता है? तो नाम आता है शैव धर्म। शैव धर्म की किस शाखा का अनुयायी बताया जाता है? तो शैव धर्म की आजीवक शाखा। आजीवक शाखा का अनुयायी बताया जाता है बिंदुसार को। शैव धर्म में अनेक शाखाएं बताई जाती हैं, जैसे काला मुख है, अघोरी है, तांत्रिक हैं। इसके अलावा आजीवक हैं, लिंगायत है, कापालित, ये आपके शैव धर्म के अनुयायी बताए जाते हैं। आजीवक वह साधु होता है जो जीवन जिंदगी जीने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कामकाजी जो साधु होता है उसे आजीवक साधु के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बिंदुसार जो हैं इसके शासनकाल में कहाँ किस क्षेत्र में विद्रोह हुए? तो जगह का नाम देखने को मिलता है तक्षशिला। तक्षशिला विद्रोह। तक्षशिला जो है यहाँ 2 बार विद्रोह हुए थे। विद्रोह किसके कारण हुए थे? तो बिंदुसार का एक पुत्र बताया जाता है, पुत्र सुसीमा के कारण। पुत्र सुसीमा के कारण तक्षशिला स्थित 2 बार विद्रोह बताए जाते हैं। कितनी बार? 2 बार विद्रोह बताए जाते हैं। तो इन विद्रोहों को शांत करने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम अपने किस पुत्र को भेजा? बाद में किस पुत्र को भेजा? तो सर्वप्रथम तक्षशिला स्थित प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए सम्राट अशोक को भेजा था। चूंकि अशोक जो हैं ये बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो हैं ये अवंती का राज्यपाल बताया जाता है। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल। अवंती का राज्यपाल बताया जाता है सम्राट
अशोक को। सम्राट अशोक को प्रथम बार विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। और दूसरी बात, सुसीम को भेजा गया, जो बिंदुसार का दूसरा पुत्र बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बिंदुसार का जो दरबार है, तो दरबार में कौन कौन से जो देश के जो दूत आए थे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिंदुसार का जो दरबार था, दरबार के अंदर सर्वप्रथम बात करते हैं हम मिस्र देश की। मिस्र देश जिसकी राजधानी बताई जाती है काहिरा, और मिस्र देश का जो शासक बताया जाता है, शासक का नाम है आपके टॉलेमी। तो मिस्र देश का जो शासक बताया जाता है, जिसका नाम था टॉलेमी द्वितीय ने अपना जो दूत भेजा है, उस दूत का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दूत का नाम बताया जाता है डायनोसिस नाम बताया जाता है दूत का। तो प्रथम बार जो दूत मिस्र देश से बिंदुसार के दरबार में आया, उसका नाम बताया जाता है डायनोसिस। किस देश का था? तो मिस्र देश का। फिर बात करते हैं सीरिया का जो शासक है, इसका नाम क्या बताया जाता है, और अपना दूत जो भेजा है उसका क्या नाम बताया जाता है? तो सीरिया का शासक बताया जाता है एंटियोकस बताया जाता है शासक का नाम। और एंटियोकस जो शासक था, इसने जो अपना दूत भेजा है बिंदुसार के दरबार के अंदर, इसे डायमेकस के नाम से जाना जाता है। डायमेकस के नाम से इसे जाना जाता है। तो जब दूत आवागमन हो गया है तो पत्राचार होना स्वाभाविक है। तो जब दूत अपने दरबार में आ गए बिंदुसार के, तो बिंदुसार ने आए हुए दूत या फिर जो शासक आए हैं इनके संपर्क में तो पत्राचार किया। क्या किया? पत्राचार के माध्यम से बिंदुसार ने कौन कौन सी वस्तुओं की मांग की हैं? तो वस्तुएं जो मांगी हैं बिंदुसार ने, उनमें सबसे पहले नाम आता है अंजीर। क्या नाम आता है? अंजीर। फिर नाम आता है शराब, और उसके बाद में दार्शनिक। 3 चीज़ों की मांग की है बिंदुसार ने, अंजीर, शराब, दार्शनिक। और दार्शनिक जो है यह देने से मना कर दिया गया। किसके द्वारा? सीरिया के शासक के द्वारा दार्शनिकों को देने से मना कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार जो हैं, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो बिंदुसार की जो मृत्यु हमें देखने को मिलती है, यह मिलती है 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु बताई जाती है। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो इतिहासकार कहते हैं बिंदुसार के 100 पुत्र बताए जाते हैं, जो राजगद्दी के लिए आपस में उलझ गए थे, और इनमें राजगद्दी को लेकर आपसी होड़ मच गई, जिसके कारण सम्राट अशोक ने अपने अन्य भाइयों की हत्या करके सम्राट पद को सुशोभित किया। तो साथियों, आज हमने मौर्य साम्राज्य पार्ट 3 के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की ऐतिहासिक जानकारी, साथ ही बिंदुसार की जो ऐतिहासिक जानकारी है, इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।